हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सामाजिक रचनावाद। इसे सामाजिक संरचनावाद, सामाजिक निर्मितिवाद आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या लिव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लिव वाइगोस्की, ये इसका दूसरा नाम है। तो अगर लिव वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में पूछा जाए कि उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। इस सिद्धांत को शब्द देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे लिव सेमेनोविच वाइगोस्की, जो रूस के रहने वाले थे। उन्होंने ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तैयार किया। उनका ये मानना था कि जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ या सामाजिक वातावरण में रहते हुए अपने ज्ञान का निर्माण ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाता है, बजाय इसके कि वह सामाजिक वातावरण से कट के उस ज्ञान का निर्माण करे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने आसपास के साथ या जो बच्चा अपने आसपास के वातावरण के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने सामाजिक वातावरण में जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, जितना ज़्यादा अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है या कोई एक्टिविटी कंडक्ट करता है, तो वो उतना ही ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। और इसके पीछे रीज़न उन्होंने ये बताया कि जब बच्चा ऐसी गतिविधियां करता है तो वो उन व्यक्तियों के संपर्क में आता है जो उससे ज़्यादा जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं या कुछ बड़े व्यक्ति हैं जिनका अनुभव उस क्षेत्र में उनसे ज़्यादा है। इन सारे व्यक्तियों को लिव वाइगोस्की ने MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स नाम दिया। ये एक बच्चे के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, या उसके रिलेटिव जो हैं वो भी हो सकते हैं, या और भी कोई व्यक्ति जो उसे कुछ चीज़ सिखाता है। वो सब MKO के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ लिव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो बताता है कि वाइगोस्की स्ट्रेस द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न एंड एक्वायर नॉलेज बाय सोशल इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स सच एज टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड मोर एक्सपर्ट्स पीयर एंड सिबलिंग्स। वो अपने साथियों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, अपने साथियों के समूह के साथ, भाई बहनों के साथ या सोसाइटी के लोगों के साथ, एडल्ट्स के साथ जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्ट करता है वो उतना ही ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा लेवाइगोस्की का मानना था। और इन लोगों को या इन एडल्ट्स को उन्होंने मोर नॉलेजेबल पर्सनस कहा या मोर नॉलेजेबल अदर्स कहा, जो बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने में, उसके ज्ञान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे लोगों के संपर्क में आने के बाद जो बच्चा है वो फिज़िकल मैनिपुलेशन करने लगता है ऑब्जेक्ट्स में, चीज़ों को समझने के लिए वो अपनी तरफ से प्रयास करने लगता है और उन चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करता है अपने मानसिक स्तर के आधार पर। जो ज्ञान उसे दूसरों से मिला है या जो अनुभव दूसरे लोगों ने उसके साथ शेयर किया है, उस आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। चूँकि इसमें समाज का कंट्रीब्यूशन है और बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत आगे क्या बात करता है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया इसको। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि पेरेंट्स डिस्कस मैनी थिंग्स विद देयर चिल्ड्रन, गाइड दैम एंड हेल्प दैम टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द सराउंडिंग्स। माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, उन्हें दैनिक जीवन की बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बताते हैं, अनुभवों के बारे में बताते हैं, ये भी समझाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको गाइड भी करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और इन सारी चीज़ों से जो बच्चा है वो नॉलेज को एक्वायर करता है और अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके द्वारा सीखने की कोशिश करता है। तो ये सब सामाजिक संरचनावाद का एक उदाहरण है। दूसरा एक एग्जांपल है कि सपोज यू वांट टू लर्न टू ड्राइव अ कार। आप एक कार को चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको हमेशा उस व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा जो पहले से कार चलाना जानता है। अब वो आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वो किसी ड्राइविंग स्कूल में सिखाने वाला एक्सपर्ट भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति हो, जो इंस्ट्रक्शन वो आपको देगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से कार चलाना सीख पाएंगे। अगर आप उसकी बात के या उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके एक्सीडेंट्स की भी उम्मीद है, या ये भी हो सकता है कि आप कार चलाना ना सीख पाएँ। तो अगर हमें ज्ञान का निर्माण करना है या अपने पहले ज्ञान को और बढ़ाना है तो हमें उन लोगों के कांटेक्ट में आना होता है जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। और लिव वाइगोस्की ने ऐसे व्यक्तियों को MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स नाम दिया।
अब ये क्या काम करते हैं और कैसे ये क्रिया होती है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसे एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर जो बीच वाला येलो सर्कल है, ये इतना एरिया है जो बच्चा अपने आप इतने स्तर का काम कर सकता है। यानी इस एरिया को हमने ये डिनोट किया है येलो वाले सर्कल में, हमें ये बताया है कि आई कैन डू टास्क अलोन। कोई भी वो काम जो बच्चा बगैर किसी की मदद के खुद कर सकता है, वो सब काम इसके अंतर्गत आते हैं। जो हमने इतना इतना छोटा सा क्षेत्र है ये जो बच्चा खुद कर सकता है। इसके बाहर जो एक रेड सर्कल बना हुआ है, वो रेड सर्कल वो एरिया है जो बच्चा किसी काम को किसी व्यक्ति की हेल्प के द्वारा कर पाता है ना। तो इसमें लिखा है आई कैन डू द टास्क विथ समवंस हेल्प। यानी जब किसी व्यक्ति की उसको कोई मदद मिलती है तो उसके काम को करने का एरिया बढ़ जाता है, उसके सीखने का दायरा बढ़ जाता है। जहाँ वो पहले अभी छोटे से येलो सर्कल तक था सेंटर्ड, अब उसका एरिया बढ़ के रेड सर्कल तक हो गया। यानी अगर बच्चे को थोड़ा सा पुशअप किया जाए, थोड़ी सी गाइडेंस दी जाए या थोड़ा चीज़ों को समझाया जाए, तो वो चीज़ों को समझने के लिए या अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए जो कोशिश करता है, उससे उसका स्तर बढ़ जाता है। उसका मानसिक स्तर, उसका सीखने का स्तर, उसका संज्ञानात्मक स्तर, ये सब बढ़ जाता है। इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है बच्चे को गाइड करने की, उसे प्रॉपर डायरेक्शन देने की। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मैंने डबल एरो, ये वाइट वाले ये डबल एरो से बताया है। यानी कि बच्चे को येलो सर्किल से रेड सर्किल तक लाना, ये सबसे टीडियस टास्क होता है। क्योंकि बच्चा पहले से जितना जानता है, अब आप उसको जो सिखाने वाले हो, अब उसको आप उतना सिखा सकते हो जो उसके दिमाग की क्षमता है कि इतने लेवल का ये सीख सकता है। अब ये ग्रीन वाला सर्कल ये है कि इससे आगे की बात वो उस लेवल पर नहीं सीख सकता। आप उसको सिखाओगे तो भी उसके बस की नहीं है उस चीज़ को सीखना, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। हर क्लास के लिए ये डायग्राम अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक छोटे बच्चे को, कोई 6-7 क्लास के किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, तो बेसिकली उसका जो दायरा है वो येलो सर्कल तक सीमित है। जब हमने उस कॉन्सेप्ट को उसको समझाया तो उसका दायरा सोचने का और बढ़ा, वो और एग्जाम्पल दे पाया। या फिर मैथमेटिक्स में देखें तो वो सवालों को सॉल्व कर पाया। जब हमने फार्मूला उसको बताए, उसको सवाल करना सिखाया, तो उनको कर पाया, तो उसका दायरा बढ़ गया सीखने का। जबकि और ज़्यादा कठिन सवाल होंगे जो हायर एजुकेशन की अगर हम उसको वो देंगे तो वो उसकी उस पहुँच के बाहर हैं, जिसको हमने ग्रीन सर्कल से बताया है। तो ग्रीन सर्कल वाला जो एरिया है वो बताया आई कैन नॉट डू दिस टास्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता। बेसिकली टीचर का जो रोल होता है वो रोल होता है बच्चे को येलो सर्कल से रेड सर्कल तक लेकर आना। या किसी भी एक्सपर्ट का जो रोल होता है वो यही होता है कि बच्चा पहले से जितना जानता है या व्यक्ति पहले से जितना जानता है, उसके बाद उसकी कितनी क्षमता है कि उसको और सिखाया जा सकता है। ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, जो लिव वाइगोस्की के टर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। उन्होंने बेसिकली 3 टर्म के बारे में बात की थी। पहला था ZPT, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा जो टर्म उन्होंने दिया वो था स्कैफोल्डिंग, और तीसरा था MKO के बारे में हम बात कर चुके हैं, बाकी 2 के बारे में आज अभी हम बात करेंगे। तो ये जो डबल साइडेड वाइट एरो है, ये आपको बताता है कि ये जो टीचर या कोई एक्सपर्ट है वो बच्चे को येलो सर्कल से रेड सर्कल तक लाने के लिए जो अपने प्रयास करता है, जो उसे पुश करता है, जो उसे गाइड करता है, या जो उसकी हेल्प करता है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो बच्चे का सीखने का दायरा बढ़ सकता है। और ये जो दायरा है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या होता है ये, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है वाइगोस्की के सिद्धांत के। वाइगोस्की किन बिंदुओं पर बात करते हैं, तो इन्होंने पहला पॉइंट दिया कि सोसाइटी एंड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जितना ज़्यादा समाज से जुड़ा हुआ होता है या समाज के संपर्क में रहता है, वो उतना ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाता है। दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था कि चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स क्रिएट नॉलेज टुगेदर थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे और अभिभावक मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ अभिभावक की जगह कोई एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, कोई बड़े व्यक्ति या टीचर्स भी हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होता है उतने ही ज़्यादा, या सामाजिक अंतःक्रिया जितनी ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा ज्ञान का निर्माण
हो पाता है। थर्ड उन्होंने जो पॉइंट दिया, उन्होंने बताया लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। गुड लैंग्वेज लीड्स टू बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो ये देखा जाता है कि वो किस तरीके की भाषा को सीख रहा है या कौन सी भाषा से वो अच्छी तरह सीख पाता है। तो भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लिव वाइगोस्की का एक काम जो था वो भाषा से संबंधित भी था और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित करके इसको बताया। According to Vygotsky, three main bases of child cognitive development are social interaction, language and culture. उन्होंने लिव वाइगोस्की ने तीन मुख्य बातें बताई या तीन विकासात्मक सिद्धांत के तीन मुख्य आधार बताए: सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति कैसे काम करती है। इस पर आगे वाली स्लाइड पर हम बात करते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत के प्रमुख पदों के बारे में। तो पहला जो हमने टर्म देखा था वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ZPD या संभावित विकास का क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति को सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञान व्यक्ति के अभाव में विकास नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। यानी अभी हमने जो वाइट डबल एरो से देखा था कि किसी भी व्यक्ति को उसके सीखे गए क्षेत्र से लेकर के जहाँ तक वो सीख सकता है उस दायरे तक लेकर आना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं है तो उस बच्चे का या उस व्यक्ति का कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। यह वह क्षेत्र है जो विकास की सीमा को बताता है, अर्थात यह क्षेत्र बताता है कि इस सीमा तक विकास हो सकता है। उसके बाद वो ग्रीन सर्कल आ जाता है जिसमें हम ये मानते हैं कि बच्चा उस लेवल से आगे नहीं सीख सकता। तो जब वो नहीं सीख सकता या उसके मेंटल लेवल से ऊपर की जितनी भी बातें हैं उससे पहले का जो भी क्षेत्र है वो रेड सर्कल या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला क्षेत्र कहलाता है, जहाँ तक उसके सीखने की संभावना मैक्सिमम होती है, उसको बेहतरीन तरीके से सिखाया जा सकता है। ZPD वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर है। वास्तविक विकास जो येलो सर्कल था, संभावित विकास जो रेड सर्कल था, इन दोनों के बीच का अंतर जिसमें उसको गाइडेंस देकर सिखाया जा सकता है वो ZPD कहलाता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा एक टर्म दिया स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का सामान्य शब्द देखा जाए तो इसे हम सहायता या मदद या गाइडेंस कह सकते हैं जो ZPD तक पहुंचने के लिए बच्चे को चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा कोई मैथ का फॉर्मूला या मैथ्स का कोई सवाल करना चाहता है, या एक बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होता है हायर क्लास में, तो हायर क्लास में उसको सवाल करने में या चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका जो अभी तक मेंटल डेवलपमेंट था वो उसके दायरे तक था, येलो सर्किल तक। लेकिन अब टीचर उसको असिस्ट करेगा, नई चीज़ों को सिखाएगा, नए फॉर्मूले बताएगा, उनके बेस पर सवाल करना या सवाल को सॉल्व करना सिखाएगा। तो उसको वो सिखाकर, उसको गाइडेंस देकर, उसको हेल्प देकर वो उस रेड वाले एरिया तक ले जाएगा, उस रेड सर्कल तक उसको ले जाएगा जिससे उसका उतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। अब उससे आगे का वो उस पर्टिकुलर क्लास में उतना नहीं सीख सकता, यानी ग्रीन लेवल तक वो नहीं जा सकता, ग्रीन सर्कल तक वो नहीं जा सकता। लेकिन रेड सर्कल तक उसको पहुंचाने के लिए टीचर जो अपनी मदद कर रहा है, या फैमिली में पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं, या उसके एल्डर्स उसको सिखा रहे हैं कि कैसे सवालों को सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे कोई चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से सीखी जा रही है, या पहले से ज़्यादा कठिन चीज़ों को हम कैसे सीख पा रहे हैं थोड़ी सी असिस्टेंट या थोड़ी सी गाइडेंस के द्वारा, वो सब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं कई बार वो कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं। उसका रीज़न केवल इतना है कि वहाँ कुछ अलग से नहीं सिखाया जाता, बस रीज़न इतना है कि वो बच्चे को उसके ओरिजिनल लर्निंग लेवल से लेकर के उसके जो ZPD तक ले जाते हैं, यानी कि उसको स्कैफोल्ड करते हैं, उसकी मदद करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उसको एक हेल्प देते हैं। और जब वो उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट को उस पर्टिकुलर गाइडेंस के द्वारा सीख जाता है तो वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह सीख जाता है और उससे रिलेटेड सारे सवाल सॉल्व कर पाता है। तो स्कैफोल्डिंग जनरली वो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ गाइडेंस और असिस्टेंट। इसे सहायता, मदद, गाइडेंस, असिस्टेंट ये सब कहा जा सकता है। इसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार माना था कि बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के शिखर तक ले जा सके। वहाँ तक पहुँचने के बाद वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। यह सीढ़ी या दी जाने वाली सहायता ही स्कैफोल्डिंग कहलाती है।
मैं आशा करती हूँ आपकी समझ में भी ये पॉइंट आया होगा कि बच्चे को उसके मैक्सिमम एबिलिटीज़ या मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटी जितनी है काम को करने की, उस तक पहुंचाने के लिए जो भी असिस्टेंट या जो भी गाइडेंस दी जाती है, जो भी हेल्प दी जाती है, या जो टीचर पुशअप करता है, नई चीज़ों को बताता है, या पेरेंट्स कुछ नया सिखाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जब वो बच्चा सीख लेता है तो स्कैफोल्डिंग के थ्रू वो ZPT तक पहुंच जाता है, उस रेड सर्कल तक पहुंच जाता है, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान वो अपने स्तर पर खुद करने में सक्षम हो जाता है। अब उसे इस पर्टिकुलर लेवल तक किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। उससे आगे सीखने के लिए ZPT फिर बढ़ जाएगा और फिर स्कैफोल्डिंग के तरीके चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये एक तरीके की हेल्प होती है, ये एक सीढ़ी होती है जिससे बच्चा अपने ज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह किसी बड़े व्यक्ति या उसी विषय के जानकार के द्वारा दी जा सकती है। कोई भी एल्डर पर्सन हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी और व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है वो हो सकता है। इन सभी को MKO कहा जाता है। वो अगली वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि MKO क्या होते हैं। The support given to the children from the limit of what they know till the limit what they can know is called scaffolding. बच्चे के जानने की सीमा से लेकर बच्चे जहाँ तक या जिस सीमा तक जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी जितनी है, उनकी एबिलिटी जितनी है, उनकी जितनी योग्यता है कि उस स्तर तक का वो सीख सकते हैं, ये दी जाने वाली सहायता या मदद स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को उसके सीखे वाले एरिया से ZPT तक लाने के लिए जो भी मदद दी जाती है, वो सारी मदद स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आती है। अब आगे हम बात करते हैं, जो इन्होंने थर्ड टर्म दिया वो था मोर नॉलेजेबल अदर्स, या MKO इन्होंने नाम दिया इनको, लिव वाइगोस्की ने। MKO क्या होते हैं? MKO वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता से अधिक जानकारी होती है, अर्थात किसी विषय में बच्चों से अधिक ज्ञान एवं कौशल उन्हें होता है। जो व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने वाला है या सीखना चाहता है, उससे अधिक जो जानकार व्यक्ति है, अगर वो उसके संपर्क में आता है और उसके प्रभाव में आने के बाद बच्चा उससे ज़्यादा बेहतर सीखता है, तो ये सभी व्यक्ति MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स कहलाते हैं। ये इट कैन बी टीचर, इट कैन बी पेरेंट्स, इट कैन बी एल्डर पर्सन, एडल्टी टीचर्स, सीनियर टैलेंटेड चाइल्ड ऑफ द क्लास, इवन अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी आजकल, कंप्यूटर में तो सारी चीज़ें हैं ही मौजूद, तो वो भी एक MKO की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से इसे अवॉइड किया जाएगा। लेकिन अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम इसमें कंप्यूटर को काउंट कर सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल हम इसमें कंप्यूटर को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें कंप्यूटर नहीं आएगा, ये टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। अब आगे बात हम करते हैं कि वाइगोस्की ने जो इससे रिलेट करते हुए अपनी थ्योरी दी, वो लैंग्वेज से रिलेट दी कि बच्चा भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चा भाषा को कैसे सीखता है सामाजिक वातावरण में रहते हुए। तो वाइगोस्की एंड लैंग्वेज, वाइगोस्की बिलीव दैट द लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। वाइगोस्की कंसिडर्ड लैंग्वेज टू बी मैन्स ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द अदर या आउटसाइड वर्ल्ड। उनका मानना था वाइगोस्की का कि भाषा किसी मतलब अंतःक्रियाएं जितनी होती हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं जितनी भी होती हैं, उनके द्वारा ही भाषाओं का या भाषा का विकास होता है। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बाद उसके साथ, उतनी ही उसकी भाषा अच्छी होती चली जाएगी, उसके विचार अच्छे होते चले जाएंगे, वो अपनी बातों को कहने का तरीका सीखेगा, उसके ज्ञान का निर्माण होगा। तो सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। वाइगोस्की ने भाषा को बाहरी दुनिया के साथ संचार करने के लिए मनुष्य का सबसे बड़ा उपकरण माना। उनको मानना था कि आप किसी भी अननोन चीज़ को जानना चाहते हैं तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं या आपकी भाषा पर आपकी कमांड होती है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं, और जब इंटरेक्ट अच्छी तरह होता है तो लर्निंग भी अच्छी होती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लैंग्वेज प्लेज 2 इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में भाषा 2 तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला, यह वह मुख्य साधन है जिसके द्वारा वयस्क बच्चों तक जानकारी पहुंचाते हैं। बड़े लोग
अपनी जो चीज़ें हैं या अपना जो अनुभव है वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बात अपने से छोटों को सिखानी है तो आपको बोलना पड़ेगा, और उस बोलने में भी केवल बोलना नहीं, आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, वो कितने सार्थक हैं, बच्चा उस उन शब्दों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों को समझाते हैं। एक छोटे बच्चे को समझाने का तरीका कुछ और होता है और किसी बड़े को समझाने का तरीका कुछ और होता है। वो इसीलिए क्योंकि उनका जितना मानसिक स्तर होता है बच्चा उसी हिसाब से सीख पाता है। तो भाषा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही इसका दूसरा जो रोल है वो है, भाषा स्वयं बौद्धिक अनुकूलन का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। जब आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है तो एक पावरफुल टूल की तरह काम करती है आपके इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन में। आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अच्छी तरह अडेप्ट हो पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो भाषा के अच्छे होने से होती हैं, ऐसा लिव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत के अंतर कहा। अब जो उन्होंने बात बताई, उन्होंने बेसिकली 3 तरीके की स्पीच बताई, या वाक जो है बोलने के तरीके हैं, या 3 तरीके की जो होती हैं स्पीच होती हैं, वो कौन सी हैं? ही बिलीव दैट द लैंग्वेज डेवलप्स बेटर थ्रू द सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो सामाजिक अंतःक्रिया और कम्युनिकेशन या संप्रेषण के द्वारा बहुत अच्छी तरह से विकसित होती है। देर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, 3 मेन फॉर्म्स हैं। पहला है सोशल स्पीच या सामाजिक वाक, नाम से ही पता चल रहा है सोशल स्पीच। यह है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कॉमनली फाउंड इन यंग चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन अप टू द 2 ईयर्स ऑफ एज। यानी बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है 2 साल, विशेष रूप से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये यूज़ में आता है, जिसमें बच्चे सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। सोशल स्पीच मतलब वो एक्सप्रेशंस को समझने लगते हैं, या उनको एक्सप्रेशन के द्वारा बातें समझाई जाने लगती हैं, चीज़ों को समझाया जाने लगता है। ये भाषा का सबसे निम्न रूप है। इसमें बालक अपने संवेगों और हाव भाव के द्वारा अपनी बात को अपने से बड़े व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करता है। जैसे छोटे बच्चों को नाम से पुकारे जाने पर उनकी प्रतिक्रिया देना। जब बहुत छोटा सा बच्चा होता है जिसको ना बोलना आता है, ना वो चीज़ों को समझता है, लेकिन आप बार बार उसको किसी स्पेसिफिक नाम के साथ, स्पेसिफिक नेम जो आपने उस बच्चे का रखा है उसके साथ उसको बुलाते हैं, तो फिर वो अपनी गर्दन हिलाने लगता है, इंटरेक्ट करने लगता है, अपनी खुशी जाहिर करने लगता है। तो ये सब जो है वो सोशल स्पीच का एक माध्यम है, जो बेसिकली छोटे बच्चों के लिए, लगभग 2 साल तक के बच्चों के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसी के द्वारा वो अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ और वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। यह बाहरी संचार है जिसका उपयोग दूसरों से बात करने के लिए किया जाता है। यानी कि बेसिकली 3 तरीके का जो स्पीच है, उसमें पहली स्पीच है कि आप बाहर के लोगों से या सोसाइटी के लोगों से किस तरीके से बातचीत करोगे, कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो वो सोशल स्पीच कहलाती है। और उसकी शुरुआत होती है घर से। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो अपने माता पिता या अपने जानकार जो होते हैं, उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, या उसको उसके नाम से पुकारते हैं, तो बच्चा उन्हें पहचानने लगता है। फिर वो नाम से पुकारे जाने के बाद भी इंटरेक्ट करता है, अपनी खुशी जाहिर करता है, हाथ पैर हिलाता है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल स्पीच का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप इन्होंने बताया वो बताया प्राइवेट स्पीच या निज वाक। प्राइवेट नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट मतलब खुद से, सेल्फ। इट इज़ जनरली फाउंड इन द चिल्ड्रन एज्ड 3 to 7 ईयर। ये 3 से 7 साल के बच्चों के बीच में पाया जाने वाला स्पीच है या वाक है, जिसमें बच्चा बेसिकली खुद ही अपने आप चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। 3 साल के बाद से लेकर 7 साल तक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अपने अंदर ही अंदर बातचीत करता है, खुद बोलता रहता है, और खुद बोलने के बाद अपने विचारों का निर्माण करता है, चीज़ को समझने की कोशिश करता है। In this the child talks to himself verbally and formulates its thoughts। अपने आप से बात करके अपने विचारों का निर्माण करता है। He considered private speech to be transition point between social and inner speech, the moment of development where language and thought unite to form verbal thinking। लिव वाइगोस्की ने ये माना कि ये एक तरीके से ये जो भाषण है या ये जो वाक है, प्राइवेट स्पीच जो है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच, इनके बीच का एक ट्रांजिशन पॉइंट है। यानी ये बीच का पॉइंट है कि जब बच्चा सोसाइटी से भी रिलेट कर रहा है, फिर अपने आप बात करना शुरू करेगा, फिर वो अपने आप से भी बात नहीं करेगा, केवल मेंटल लेवल पर सोचेगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक तरीके से बाहर से अंदर जाने की कोशिश है। पहले बाहर पूरी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, उन चीज़ों को समझेगा, फिर दूसरे लेवल पर जो स्पीच डेवलप होगी वो प्राइवेट होगी। उन चीज़ों को जो सोशल स्पीच में उसने समझी हैं, उन चीज़ों को समझ के अपने आप
अपने लेवल पर उनको सीखेगा, खुद से कम्युनिकेट करेगा, खुद से बातचीत करेगा, और उसके बाद तीसरे स्तर पर जाएगा, जो तीसरा स्तर उसका इनर स्पीच है। इनर स्पीच मीन्स बच्चा उसमें कुछ बोलता नहीं है मुंह से, और अपने दिमाग में या अपने विचारों में ही अपने ज्ञान का निर्माण करने लगता है। इसके लिए बेसिकली जो प्राइवेट स्पीच है ये ओवर टाइप की है, ऑडिबल है, ऑब्जर्वेबल है। आप बच्चों को देख करके पता लगा सकते हो कि बच्चा किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये जनरली लैंग्वेज में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, और ये सेल्फ रेगुलेशन को या व्यवहार के आत्मनियंत्रण या स्वयं नियंत्रण को करने के लिए बहुत आवश्यक मानी गई हैं। तीसरी जो स्पीच है वो है साइलेंट इनियर स्पीच, मौन आंतरिक वाक। नाम से पता चल रहा है साइलेंट होती है, आंतरिक तौर पर होती है, बच्चा मुंह से कुछ बोलता नहीं है। ये 7 साल से ऊपर के बच्चों में पाई जाती है, और इसमें बच्चा अपने दिमाग में या अपने माइंड में नॉलेज का फॉर्मेशन खुद करता है। इसमें मेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, भाषा के कौशल के साथ साथ उसी की तरह खुद से संवाद करना शुरू करता है। जैसे वो दूसरों से बात करता है, ऐसे ही खुद से बात करना शुरू करता है। ये आंतरिक वाणी होती है, गुप्त होती है, और मौन आंतरिक संवाद है। बच्चा अक्सर चुप बैठ के कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और जब ये चुप बैठता है या मौन या साइलेंट पोजीशन पर होता है, तो किसी समस्या को समाधान करने के लिए जो स्ट्रेटजी वो दिमाग के अंदर फ्रेम करता है, ये साइलेंट इनर स्पीच का एक एग्जाम्पल है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। अब बात करते हैं सामाजिक रचनावाद के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के। तो पहला है क्लैरिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। जितना बच्चा सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है, उतना ही ज़्यादा उसके आइडियाज़ क्लैरिफाई होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपने विचारों को वो सही रूप दे पाता है चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा है एक्सपोजर टू डिफरेंट व्यूज़ थ्रू इंटरेक्शन। जब वो इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्ट करने के साथ साथ उसके विभिन्न पर्सपेक्टिव या विभिन्न व्यूज़ को सीखने का मौका मिलता है। अपनी कमियों को जो है वो अपने चिंतन के द्वारा वो अपनी कमियों को पहचान पाता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। जब सोशल इंटरेक्शन होता है तो उसे अपनी शंकाओं के समाधान करने के लिए सामने व्यक्ति मिलते हैं, तो वो उसको एनकरेज करता है, अंदर ही अंदर अपने आप वो एनकरेज होता है कि वो प्रश्न पूछे और अपनी उन जिज्ञासाओं को शांत कर सके। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिवली रीच कंक्लूजन एंड सॉल्यूशंस। तो जब आप सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो तो एक दूसरे के सहयोग के साथ आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो और समस्याओं का समाधान कर पाते हो। इससे डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इससे हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो बच्चा वहाँ तक पहुँचता है जो आपको जितना आता है। अब कोई किसी ने आपको और अच्छे उस व्यूज़ उसके बारे में दिए कि आप इस चीज़ को बेहतर ऐसे कर सकते हो, तो बच्चे की क्रिएटिवनेस और एनहांस हो जाती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा। इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी इसके अंदर डेवलप हो जाती है। साथ ही मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं, यानी थिंकिंग आउट ऑफ थिंकिंग। अपने विचारों के ऊपर सोचकर और अधिक गहन अध्ययन करने के बाद वो चीज़ों को कहने लगता है, तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स उसकी डेवलप हो जाती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के। आगे हम बात करते हैं इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन इतने से आपको पता चल ही गया होगा कि ये बेसिकली कोलैबोरेटिव वर्क पर फोकस करता है। वाइगोस्की का सिद्धांत कि जितना कोलैबोरेशन किया, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के साथ काम किया जाता है, उतना ही ज़्यादा ज्ञान का निर्माण संभव है। उन्होंने पियाजे की इस धारणा को खारिज कर दिया कि सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग करना संभव है। उन्होंने ये बताया था, पियाजे का सिद्धांत ये कहता था कि व्यक्ति जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने मानसिक स्तर के आधार पर करता है, जिसकी उतनी उसकी मानसिक योग्यता होती है, उसमें समाज का कोई योगदान नहीं होता। जबकि वाइगोस्की ने बोला हाँ, ज्ञान का निर्माण तो होता है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत जो मेंटल प्रोसेस है उसके अलावा उसमें सोसाइटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, वाइगोस्की का मानना था कि हर चीज़ 2 स्तरों से सीखी जाती है। पहले दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से, और फिर व्यक्ति अपनी मानसिक संरचना में उसको चीज़ को इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है। जबकि पियाजे ने पियाजे का मानना था कि स्कीमा हमारे दिमाग के अंदर डेवलप होती हैं और स्कीमा के आधार पर हम चीज़ों को समझते हैं। वाइगोस्की ने कहा स्कीमा डेवलप तो होती हैं, लेकिन इसके लिए 2 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है स्कीमा के डेवलपमेंट से पहले का लेवल होता है, वो होता है सोशल इंटरेक्शन का लेवल, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ बातचीत करता है और चीज़ों को समझता है। जब उन चीज़ों को समझ जाता है तो उस ज्ञान के आधार पर वो अपनी स्कीमा को डेवलप करता है या अपनी पुरानी स्कीमा में
मैनिपुलेशन करता है, इंटीग्रेट करता है उसको और नई स्कीमा डेवलप करता है। तो ये वाइगोस्की और पियाजे का मेन डिफरेंस था कि एक ने केवल इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया और दूसरे ने सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया। अब इसके कुछ और शैक्षिक निहितार्थ हैं, वो क्या हैं, बात करते हैं। पहला है कि सबसे पहले बच्चे को ज़रूरी है कि वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर को समझे, जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहा है वो कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के साथ उसको इंटरेक्ट करके क्या क्या और किस तरीके से सीखना होगा, इस पर मुख्य बात की जानी चाहिए। एजुकेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, सांस्कृतिक मानदंडों को समझने के लिए कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, आपके कल्चर क्या कहती है, किस चीज़ को अलाउ करते हैं, एथिक्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ है या नहीं है, किस चीज़ को आपको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो ये कहेगा कि ज्ञान का निर्माण अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में भी आओगे, आप बुरे लोगों के कांटेक्ट में भी आओगे, या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आओगे जो आपको बुरी बातें भी सिखाएं। तो आप में अंदर कुछ नई बुरी आदत या कोई नई लत पैदा हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं। उन कल्चरल नॉर्म्स को समझें पहले और उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज का फॉर्मेशन करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सिखा रहा है तो हम उसको सीख लें। आप उसको पहले कल्चरल नॉर्म्स से और एथिक्स के ऊपर पहले उसको कस के देखें कि कसौटी पर पूरा उतरता है, तभी उसको सीखा जाए। तीसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारे सब कुछ है जो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड है, तो चाइल्ड सेंटर्डनेस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही एनहांसिंग अ चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटी यूजिंग स्कैफोल्डिंग। अगर किसी बच्चे को सीखने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को वो नहीं सीख पा रहा, उसके पीछे का रीज़न पता करने के बाद हम उसको स्कैफोल्ड करें या उसको मदद दें, उसको गाइडेंस दें, उसको असिस्टेंस दें, ताकि वो उस लेवल तक जेडपीटी तक पहुंच सके और जेडपीटी तक पहुंचने के बाद में अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। और इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी तो ग्रुप इंटरेक्शन होगा, ग्रुप इंटरेक्शन होगा तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। शिक्षक जो है केवल एक सुविधा प्रदाता या रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने वाले के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टीचर्स ने जो बोल दिया केवल उतना ही बच्चा सीख रहा है, अपने आप ज्ञान का कुछ निर्माण नहीं कर रहा, जो उसने सिखा दिया वही रट के आया बच्चा और अगले दिन उसने बोल दिया। नहीं, उनको इंटरेक्शन के मौके दिए जाने चाहिए, क्लास में डिस्कशन होने चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो जब वो डिस्कशन होगा तो बच्चे के व्यूज़ सामने आएंगे और इंटरेक्शन के थ्रू वो नई नई बातें सीखेगा। डिबेट करानी चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटी जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ स्कूल में ऑर्गेनाइज करानी चाहिए। टीचर केवल फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराए। इसके बाद है सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहन। तो लिव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत या सोशो कल्चरल थ्योरी जो उन्होंने दी, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग को फोकस करती है, क्योंकि कोलैबोरेशन में व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग के साथ सीखता है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग हम पहले देख चुके हैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में कि कोऑपरेटिव लर्निंग किस तरीके से लर्निंग को एनहांस करती है। तो अगर आपको कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव के बारे में ज़्यादा सीखना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास होने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए उसका सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप आगे और क्या सीखना चाहते हैं, और आपके जो फीडबैक है उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।